तो हेलो दोस्तों। तो ये इतिहास का मेरा दूसरा वीडियो होगा, यानी दूसरा सीरीज होगा। तो चलिए, प्राचीन भारत में हम लोग यहाँ प्राचीन भारत में हम लोग ये पाषाण युग, ऋग्वेदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारा कुछ देख चुके थे। और आज हम लोग पुराण भी देख चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ से महाजनपद से देखेंगे। यहाँ से हम लोग महाजनपद देखेंगे। तो महाजनपदों का उदय यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कृषि के नवीनतम तकनीकी लोहे 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 एवं वाणिज्य बल मिला, जिससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। और इस कारण उत्तर वैदिक काल जनपद महाजनपद परिवर्तित हो गए। और महाजनपदों की कुल संख्या 16, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु के भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कोमल, वस्त, अवंती शक्तिशाली थे। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर कि टोटल कितना महाजनपद थे। तो 16 कहेगा कि भारत कितने महाजनपदों में प्राचीन काल में बटा था, तो 16। उसके बाद पूछेगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से। दूसरा, 16 महाजनपदों का जानकारी 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो भगवती सूत्र से। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि भगवती सूत्र किससे संबंधित है, तो जैन ग्रंथ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरी बात, क्या आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन दूसरी बार नगरीय क्रांति कब आई, जब महाजनपदों का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल का जो उदय हुआ, उसमें वैदिक काल में क्या क्या चीज का निर्माण हुआ, जनपद, महाजनपद। देखिए, ये जनपद महाजनपद जो है, कई सारे छोटे छोटे जन मिल के जनपद बना। जनपद से कई सारे जनपद मिल के महाजनपद बना। और जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो 16 महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में उसकी राजधानियां भी हम एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे पूछेगा मगध की राजधानी राजगिरी, जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। उसके अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिषी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वस्त की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, पंचाल की राजधानी अहिचत्र या कपिल। आगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है काशी की राजधानी, आपको दिया हुआ है यहाँ पे काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की राजधानी सोथिवती, सुरसेन की राजधानी मथुरा, कंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुरा, और असमक की राजधानी पोतन। तो 16 महाजनपद में मगध जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मगध से आपको क्वेश्चन डाला जाता है। और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य हम लोगों को ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा आगे में ये मगध साम्राज्य करा ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में
मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। यानी ईसापुर में 16 महाजनपद हुआ था, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसमें कौन सा महाजन शक्तिशाली था? मगध। क्वेश्चन इस तरह सेट कर सकता है कि मगध साम्राज्य या महाजनपद उदय के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। या ऐसे डायरेक्ट डाल देता है कि सबसे सर्वाधिक संपन्न शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध। अगला, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत विकास श्रेय मगध को जाता है। यानी मगध ये क्लियर करता है कि साम्राज्यवाद का शुरू मगध से होता है। उसके बाद आता है मगध। मगध के बाद आता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व। तो हर्यक वंश अब हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हर्यक वंश, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को करते हैं। हर्यक वंश है आपको 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला। अच्छा, ईसा पूर्व क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है? ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा यहाँ भी क्लियर कर लीजिए। कई सारा दोस्तों को ये क्लियर नहीं रहता ईसा पूर्व ईस्वी में, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। और जिसको क्लियर है ऑलरेडी वो तो अच्छा है। चलिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर लिखा होगा कि 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। एक मिनट। जैसे मान लो कि महात्मा बुद्ध, जिसको गौतम बुद्ध बोलते हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व और इसकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। तो ये क्या है ईसा पूर्व? मैं इससे थोड़ा सा कंपेरिजन करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जब ये जो ईसा मसीह के जन्मदिन से ईस्वी शुरू हुआ, तो उससे इसका 563 ईसा पूर्व का लिखने का मतलब ये हुआ, ईसा पूर्व से लगने का मतलब, यानी ईसा पूर्व लगने का मतलब ये हुआ कि ईस्वी से, जब से ईस्वी शुरू हुआ या ईसा मसीह का जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका था। ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले ही ये महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो चुका था। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ईसा पूर्व का मतलब उल्टा साल चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हर्यक वंश से शुरू करते हैं। तो मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। पूछेगा कि मगध वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध वंश का प्रथम शासक कौन है? बिंबिसार। जब स्थापना ही वही किया तो प्रथम शासक तो वही हो गया। और इसका शासनकाल 544 से 492 तक होता है। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 482 तक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी। या हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगिरी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीति सुदृढ़ की, यानी शादी कर करके दूसरे राजा की बेटी से या दूसरे राजा की बहन से अपने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया ही। उसके बाद बिंबिसार ने अपने राज्य के चिकित्सक जीवक को पड़ोसी के राज अवंती शासक चंड प्रोत महासैन की चिकित्सा के लिए भेजा। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बिंबिसार के चिकित्सक का नाम क्या था? बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? जीवक। पूछेगा कि बिंबिसार ने जीवक को किस राजा के सेवा में भेजा? तो याद रखिएगा, अवंती के राजा के। कहाँ के शासक था? अवंती के राजा। कौन था? चंडोप्रोत। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बिंबिसार उसके पुत्र अजातशत्रु। अब बिंबिसार के पुत्र कौन था? अजातशत्रु। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल रहता है 492 से लेकर 460 तक। ये अजातशत्रु था, ये बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता कब्जा लेता है और अजातशत्रु कुनी के नाम से भी जाना जाता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हर्यक वंश का शासक था जिसे कुनी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु।
अगला, यहाँ पे बंदी सिर्फ लिख दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार जो है बिंबिसार का अजातशत्रु हत्या कर देता है और राज कब्जा में कर लेता है। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हर्यक वंश का शासक या निम्नलिखित में से कौन सा शासक पितृहंता के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु। अगला, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने के लिए रसमुथल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहेगा निम्नलिखित में से हर्यक वंश का कौन शासक रथमुसल या महाशिलाकंटक यंत्र का, या यंत्र लिख देगा या हथियार लिख देगा, प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा अजातशत्रु। कहेगा निम्नलिखित में से रसमुथल और महाशिलाकंठ किसको पराजित करने के लिए अजातशत्रु ने प्रयोग किया? तो याद रखिएगा लिच्छवियों को। लिच्छवी पूछेगा कहाँ? तो वज्जी संघ। आगे, उसके बाद यहाँ पे है आपको अजातशत्रु का पुत्र हो गया उदयन, उसी का उदयभद्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था वो, और 460 से 444 तक शासन करता है। और हर्यक वंश का ये तीसरा महत्वपूर्ण शासक हो गया। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन, याद रखिएगा, जिसको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद पाटलिपुत्र, जो अभी वर्तमान में पटना बोलते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। या पूछेगा कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? तो पटना, याद रखिएगा। कहेगा कि पटना को राजधानी किसने बनाया? तो याद रखिएगा उदयन या उदयभद्र। उसके बाद पटना या पाटलिपुत्र का पूछेगा, क्योंकि उसका नाम था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा उदयन। क्या? उदयन। पटना को राजधानी बनाया और स्थापना में किया उदयन। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश चलता है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग की स्थापना कर दिया, और हर्यक वंश के अंतिम शासक को ये पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर लेता है। आगे, इस वंश के शासक कालाशोक, जिसका काकवर्ण भी बोला जाता था, कि शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी और जहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे सेट होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति पूछ देगा, तो प्रथम बौद्ध संगीति याद रखिएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व। 1 मिनट, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म भी होता है और प्रथम बौद्ध संगीति भी 483 ईसा पूर्व होता है। पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 100 साल घटा के 383 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? याद रखिएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा आपको। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति हो गया था आपको पाटलिपुत्र। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पाटलिपुत्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बौद्ध संगीति से। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम कश्मीर। कुंडल ग्राम कश्मीर। अच्छा, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल में कौन थे? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति में कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, जो यहाँ पे दिया हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा हो गया कालाशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था?
चतुर्थ वो संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। वीडियो ये सब लिखा होगा आगे शायद में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का चलता है 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक। नंद वंश के पूछेगा संस्थापक कौन है तो महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद, याद रखिएगा। उसे सर्व सर्व छत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों पर नाश करने वाला कहा जाता था। और महापद्मानंद एक छत्रक राज्य की स्थापना की जिसे एकराट की उपाधि धारण की। ये महापद्मानंद जो एक छत्र राज्य की स्थापना, इसीलिए इसको एकराट भी बोला गया। उसके बाद यहाँ पे है कि नंद वंश के अंतिम शासक आपको बता चुके हैं घनानंद। नंद वंश का पूछेगा अंतिम शासक घनानंद और नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मानंद। शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर कि सिकंदर किसके समकालीन था तो याद रखिएगा घनानंद के समकालीन था। और उसी समय सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है। चलिए अब यहां से हम लोग देखेंगे सिकंदर का अभियान देखेंगे। क्या है सिकंदर का अभियान? सिकंदर का भारत पर अभियान था। कहा कि सिकंदर मैसेडोनिया, जिसको मकदूनिया भी बोलते हैं, कि क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। कहेगा कि सिकंदर किसका पुत्र था तो याद रखिएगा फिलिप, या लिखा रहता राजा फिलिप। उसके बाद सिकंदर कहाँ का शासक था तो मकदूनिया का या मैसिडोनिया का। उसके बाद क्वेश्चन, अपने विजय योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि वो पूरा विश्व जीतने के लिए चला था। झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती प्रदेश में शासक पोरस, यानी जिसको पोड़ू भी बोलते थे, ने सिकंदर का प्रतिरोध किया, यानी सिकंदर से लड़ा। और सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई। देखिए आपको कहेगा कि सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था तो आप ध्यान में रखिएगा झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर और पोरस के बीच कब युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर महान, या सिकंदर लिख देते हैं सिकंदर महान, या सिकंदर क्यों महान लगाया गया उसके बारे में बताऊंगा मैं। सिकंदर में सिकंदर महान या सिकंदर महान और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। उसके बाद सिकंदर पोरस का युद्ध में किसकी जीत हुई तो याद रखिएगा सिकंदर की। किसकी हार हुई तो राजा पोरस की। आगे झेलम नदी झेलम नदी किनारे भीषण युद्ध होता है जिसमें पोरस की हार हो जाता है। और युद्ध विशिष्टा युद्ध या हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का नाम रह जाता है वित अस्ता या हाइडे स्पीच के युद्ध। क्वेश्चन इस तरह से सेट होता है कि सिकंदर महान और पोरस के बीच जो युद्ध होता है उस किस नाम से जाना जाता है तो विदिशा या हाइडे स्पीच के युद्ध से नाम से जाना जाता है। बाद में सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी 300 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था तो 326 ईसा पूर्व में। 3 साल के बाद मृत्यु हो जाता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो बेबीलोन में। सिकंदर के सेना कौन सा नदी पार करने से इनकार कर दिया था तो ब्यास नदी। उसके बाद अच्छा सिकंदर के सेना, थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ थोड़ा और भी थोड़ा सा डिटेल कि सिकंदर के सेना ब्यास नदी पार करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि सिकंदर के जब ये राजा पोरस और सिकंदर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था तो इसमें क्या हुआ कि राजा पोरस बहुत ही बुद्धिमत्ता से बहुत शक्तिशाली से लड़ा। और सिकंदर को सेना को लगा कि भारत के एक राजा को लड़ने से, यानी एक राजा से लड़ने से इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, इतना शक्तिशाली सब राजा है भारत में, अभी तो मगध बाकी है
और मगध का नाम सुन रखा था कि सबसे शक्तिशाली मगध जनपद है, आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ वीडियो में। सोचा कि उससे लड़ेंगे तो क्या हाल होगा मेरा, हम लोग घर जा पाएंगे कि नहीं। दूसरा, पहला बात तो ये मन में चल रहा था उसके सेना में। दूसरा, सेना लड़ते लड़ते बिल्कुल थक चुका था, बहुत दिन से घर से निकले हुए हो गया था, अब उसको घर की याद सता रही थी, बहुत सारे मर गए थे, ये सब निगेटिविटी उसके सेना में चल रही थी। इसके अलावा ब्यास नदी को पार करना इतना संभव बात नहीं था। अब मगध चारों ओर से जंगल और नदी से घिरा हुआ था, और सोचा कि यदि मैं वहां पे फंसा तो मैं उधर ही रह जाऊंगा, फिर वापस आ नहीं पाऊंगा। और सेना बिल्कुल तरह से टूट चुका था। और ये राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध तो सेना लड़ा था। लास्ट में तो सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस भी उससे कम नहीं रहता है। लास्ट में इतना लड़ा, उससे इतना लड़ा कि राजा पोरस को सिकंदर खुशी में उसको फिर सारा राजपाट लौटा दिया। बोला कि अभी तक जो हमने पूरा दुनिया को जीतने के लिए जो अभियान चलाया है और अभी तक जो लड़ाई की है, ऐसा शासक हमको, इतना बलशाली, इतना बहादुर शासक अभी तक नहीं मिला। तो मैं आपको खुश होकर मैं पुनः ये राजपाट आपको लौटा देता हूँ। और लौटा देता है, और पुनः जो है फिर इसका सेना लोग जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है। बार बार उत्तेजित करता है, बार बार मोटिवेट करता है सिकंदर, लेकिन फिर भी इसकी सेना में इतना निगेटिविटी, इतना मतलब मन से हारा हुआ, तन से हार जाता है कि ये युद्ध करने से इनकार कर देता है, सबको अपना घर जाने के लगा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके बाद आता है आपको मौर्य वंश। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश भी आप इसको बोल सकते हैं, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेके 298 ईसा पूर्व ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घरानंद को अपदस्थ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने मेगास्त्री को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मौर्य वंश से कैसे पूछता है, कि पूछेगा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश कब से कब तक चला, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। उसके बाद पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया, चाणक्य। अब ये चाणक्य कौन है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डाला जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए। ये चाणक्य जो था, इसका एक और नाम था कोटिल। याद रखिएगा अच्छा से ये क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था कोटिल। कोटिल। चाणक्य का अन्य नाम था कोटिल। एक और नाम था चाणक्य का विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो क्वेश्चन इस तरह से सेट करता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, या तो ऑप्शन में विष्णुगुप्त रहेगा या कोटिल रहेगा। या पूछेगा कोटिल का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा चाणक्य। या विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कोटिल। इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है एक। दूसरा, मौर्य वंश का जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था, तो इससे प्रभावित होकर चाणक्य, क्योंकि चाणक्य की बदौलत ये मौर्य वंश का कभी नहीं स्थापना कर सकता था, तो चाणक्य को ये पीएम बना देता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना देता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, कोटिल। याद रख सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कि सेल्यूकस निकटर ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन यूनानी शासक, क्योंकि ये सेल्यूकस निकेटर उसी का सेनापति था, सिकंदर का, जो भारत में रह गया था, और जो कुछ भाग जीता था उसको भारत में सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के, और वो वापस बेबीलोन लौट जाता है सिकंदर, और सेल्यूकस निकेटर यहीं रहने लगता है। सॉरी। और ये सेल्यूकस निकेटर, ये मेगास्थनी नामक व्यक्ति को, बहुत बड़ा ये विद्वान होता है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। किसके रूप में, राजदूत के रूप में। तो पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था, मेगास्थनी। मेगास्थनी किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध होता है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर इसको सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी से इसको शादी कर देता है खुश होके। उसके बाद कुछ तीन चार को इसको वहाँ का तीन चार राज का भी दे देता है इसको। उसके बाद ये अपने घोड़े हाथी भी देते हैं उसके खुश होकर अपने ससुर को, और जमाई को ये तीन चार को महाजनपद दे देते हैं सेल्यूकस निकेटर अपने चंद्रगुप्त मौर्य को। अब तो जमाई हो गया। चलिए आगे। उसके बाद यहाँ पे है कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स जो एक विद्वान था, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोलते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय जैन भिक्षु भद्रबाहु से शिक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में कयाकलेश द्वारा प्राण त्याग दिया। बिंदुसार 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोटस को अंजीर, मदिरा तथा एक दार्शनिक, नीचे में लिखा होगा दार्शनिक के लिए ये बोलता है। तो क्या करता है वो राजा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे सेट होता है ये देखिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय किससे शिक्षा ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा जैन धर्म के। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेलगोला में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु जो हुआ था श्रवणबेलगोला में। अच्छा, ये भद्रबाहु जो था जैन धर्म का, ये याद रखिएगा। जैन धर्म दो भागों में फिर बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का गुरु होता है स्थूलभद्र, दिगंबर का गुरु होता है भद्रबाहु। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लीजिए, थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। देखिए एक बार क्या हुआ था कि मौर्य वंश के समय मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो 11-12 वर्ष तक अकाल ही पड़ा। बारिश उरिश का मतलब सारा मतलब कि वहाँ का स्थिति बहुत खराब हो गया, खाना पीना का भी स्थिति मतलब नहीं मिलने लगा। तो उस समय क्या हुआ कि ये जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। तो श्वेतांबर का जो गुरु हुआ, जैन धर्म का दो गुरु श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर में जो बटा, तो श्वेतांबर का हो गया आपको, श्वेतांबर का हो गया स्थूल भद्र। उसके बाद जो दूसरा हो गया आपको दिगंबर। यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। दिगंबर एक था भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु क्या करता है, अपने जितना भी चेला उला को लेके, जितना भी संत को लेके, क्योंकि दो भाग बढ़ चुका था, दक्षिण भारत में चले जाता है। और फिर उसके बाद जब स्थिति सही हो जाता है तो फिर वापस आता है, फिर आ जाता है अपनी जगह पे। तो दिगंबरे का गुरु था ये भद्रबाहु, और इसी भद्रबाहु से ये शिक्षा लिया था। कौन? अच्छा, ये भद्रबाहु जब वापस आया, ये भद्रबाहु, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य को ये शिक्षा दिया कि तुम जो जितना भी कुकर्म किया है, पाप किया है राजा के शासनकाल में, इसी चलते बारिश नहीं हो रही है, इसी चलते अकाल पड़ा है। तो बोला कि भद्रबाहु से बोला, एक संत था, आपको पता है संत का बातों पर कितना विश्वास करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाए गुरुदेव, बताइए। बोला कि तुम जो है शंखनाद विधि से, संलखन विधि से तुम मृत्यु को जब प्राप्त होगो तो सारे पापों तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तो बोला वो विधि कौन सा है? बोले कि बिना अन्न जल का एकाग्र जगह में जंगल में जाके भूखे जितना दिन तक रहो और उसी तरह से अपना प्राण त्याग देगा, तो तुम्हारा जितना भी जीवन में पाप, जितना भी जीवन में कलह किया है, कलेश किया है, सारे से तुमको मुक्ति मिल जाएगा। क्या कलेश द्वारा प्राण लिखा हुआ नहीं यहाँ पे। तो बोला ठीक है। तो ये श्रवणबेलगोला में जाके चंद्रगुप्त मौर्य उतना शक्तिशाली और जाके अपना प्राण त्याग देता है। और इसके बाद कौन शासक बनता है? बिंदुसार।
अब यहाँ से क्वेश्चन है कि हरियक पूछेगा कि मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन है, तो याद रखिएगा बिंदुसार। कहेगा किस मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिंदुसार। पूछेगा कि मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार। कहेगा बिंदुसार का कार्यकाल कितना है, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। कहेगा बिंदुसार कौन संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोसस को अंजीर, मदिरा, मदिरा वही दारू टाइप से होता था, एवं दार्शनिक की मांग की। किसके शासक से, एंटियोकस से। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये अंजीर भी दे देता है, मदिरा भी दे देता है, लेकिन दार्शनिक देने से ये एंटियोकस इनकार कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बिंदुसार को सीरिया ने कौन चीज देने से इनकार कर देता है, दार्शनिक। जरूरी नहीं है सारे बुक में सारा कुछ लिखा ही हो। मैंने बहुत सारा बुक का अध्ययन किया हूँ, यूपीएससी लेवल तक का बुक का देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बुक के अलावा भी, हालांकि ये बुक 90% कवर किया है, लेकिन जो भी कवर, जो चीज़ हमको लगेगा कि कवर नहीं किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। आगे देखिए। अब मौर्य वंश का तीसरा शासक होता है अशोक। अशोक का शासनकाल पूछ देगा, तो याद रखिएगा 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रतिवाद धर्म के लिए विश्व विख्यात है ये। अब फिर ये थोड़ा सा पहले अशोक के बारे में देखिए। अशोक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पहले थोड़ा सा पढ़ के हम दिखा दें उसके बाद। अशोक ने अपने जीवन यानी अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब यहां से देखिए, सबसे पहले ये अशोक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व ये। उसके बाद पूछेगा कि अशोक राजा अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए किसका प्रतिपादित किया, तो धर्म की से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जरूरी नहीं कि सब किताब में एक ही चीज हो। धर्म बौद्ध धर्म से है। अब आगे चल के बताऊंगा कि बौद्ध यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म से है। उसके बाद आगे, अच्छा ये भी याद रखिएगा, बौद्ध का बात आया तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का प्रथम शासक। वो अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, क्योंकि जैन धर्म का बद्रवाह था ना। लेकिन पूछेगा कि अशोक अंतिम समय यानी कलिंग के बाद या अंतिम समय कौन सा धर्म अपनाया था, तो याद रखिएगा अशोक जो है ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा तो बिंदुसार है, बिंदुसार का बेटा अशोक। अच्छा ये बिंदुसार जो है, बिंदुसार और बिंबिसार में आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो। बिंबिसार था हर्यक वंश का शासक, ये बिंदुसार है, याद रखिएगा वो बिंबिसार था। आगे कहाँ कहाँ भी कंफ्यूजन होने वाला रहता है वो उसको मैं क्लियर करते जाऊंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल कर दूं। अच्छा अशोक ने, देखिए अशोक जो है ना राजगद्दी पे 269 ईसा पूर्व बैठा था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो भी चीज, लेकिन 8 वर्ष जब इसमें घटा दीजिएगा तो होगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में ये जो है कलिंग पर आक्रमण करता 8वें वर्ष में, और ये कलिंग को जीत लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देखिए कलिंग के साथ हुए युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। देखकर अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया और धर्म नीति को पालन किया, और अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, और बाद में उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म का दीक्षित किया। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, और अशोक के कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिला है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने कब युद्ध नीति को छोड़ दिया, तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नहीं किया। अशोक कब बौद्ध धर्म का अपना लिया, तो कलिंग युद्ध के बाद। अच्छा अशोक जो ये कलिंग युद्ध किया था, तो देखिए कलिंग जो बहुत शक्तिशाली था, और कलिंग वर्तमान में उसका नाम उड़ीसा है। वहां पे जंगल उगल हुआ करता था, और जंगल में
आप लोगों को पता होगा, सभी जनजाति के लोग रहते थे वहां से, बहुत सारा राजा उससे टक्कर नहीं लेते थे। लेकिन ये अशोक इतना शक्तिशाली है कि बोला हम कलिंग क्या है मेरे लिए, इतना जब हम पूरा शासन किए, सबसे ज्यादा ये अशोक साम्राज्य को बढ़ाया था। बहुत शक्तिशाली भी था अशोक, ये बोरवंश का तीसरा शासक। तो कलिंग पे भी ये धावा बोल दिया और कलिंग को जीत भी लिया। उसमें लाखों सेना मर गए, छोटे छोटे बच्चियां सब, सीट कट के अलग, धड़ अलग, उतना रक्तपात, खून की नदियां देखा। अशोक ने सोचा कि सिर्फ एक युद्ध के लिए इतना। और अशोक जब युद्ध करके आया तो खुश भी था और दुख भी था। उसी बीच जब नया नया संत आ जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया बौद्ध धर्म का कोई यहाँ पे संत आता है और समझाता है कि ये अशोक तुम क्या कर रहे हो। फिर अशोक उसकी बात सुनने लगता है और बोलता है कि बताइए। फिर उसी बीच में एक बच्चा को लेकर आता है, छोटा बच्चा को, और बताता है कि देखिए ये बच्चा जो है मासूम, इसका मौत हुआ, बताइए इसका क्या कसूर है। ये सब सारे सारे घटना उसके पास लेकर आता है, दिमाग उसका मुग्ध हो जाता है। सोचे हम ये क्या कर दिए। और फिर क्या करता है, वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और सोचता है कि मैं सारे पापों को, जिस तरह वो जैन धर्म अपना के चंद्रगुप्त वो सोचा सारे पापों को नष्ट करूंगा, उसी तरह ये बोला कि आज के बाद मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा और मैं बौद्ध धर्म अपना के धीरे धीरे मैं जितने भी पाप किया हूं सारा को कम करके नष्ट करके मैं अपने आप को प्राण त्याग दूंगा। और मैं अब राजपाट से हमको कोई मतलब नहीं, राजा शासन दूसरा ही संभाले, और मैं अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म में ही मैं मग्न हो जाऊंगा। इसी कारण अशोक इसी कारण अशोक अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका तक भी भेज दिया कि जाओ श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करो। इतना अशोक उसके बाद जो कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म अपना, इतना अशोक बौद्ध धर्म पे इतना मेहनत किया। ये शक्तिशाली पावरफुल राजा था ही, और इसका बात कौन नहीं रखता, डर से भी रख लेता था। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारा अस्पुत भी बनाए अशोक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखिए कहाँ कैसे कैसे बन सकता है ये कलिंग युद्ध से, ये भी देखिए। अशोक के कलिंग युद्ध द हृदय परिवर्तन की जानकारी, क्यों हृदय परिवर्तन हुआ ऑलरेडी आप जान गए होंगे, 13वें शिलालेख से मिलती है। अब क्वेश्चन आता आएगा कि कलिंग युद्ध अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है, 13वें शिलालेख से। अशोक नहीं भी देगा, ऐसे पूछा कलिंग युद्ध की कौन से कलिंग युद्ध किससे संबंधित है, तो 13वें शिलालेख से। और एगो बात और याद रखिएगा कि शिलालेख का प्रचलन भी सर्वप्रथम भारत में अशोक ने ही किया था। अशोक ने ही शिलालेख पे छोटे छोटे पत्थरों पे लिख के, जिस तरह आजकल हम लोग बोर्ड का उदाहरण मान सकते, बोर्ड पे लिख लिख के जनता सबको बताया क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। पहले ढोल उल बजा के पूरा ढोला देता था कि राजा साहब बुला रहे हैं, राजा ये कर रहे हैं, राजा वो कर रहे हैं। लेकिन वो शिलालेख के माध्यम से सारे प्रजा के संपर्क में रहे। शिलालेख में लिखवा देता है कि अगले डेट में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कब किसको फांसी मिलेगा, कब किसको सजा मिलेगा। सारा चीज वो शिलालेख के, बलि देना है कि नहीं देना है, कौन चीज सही है कौन चीज गलत है, सारे चीज वो शिलालेख के माध्यम से ही बहुत किया। शिलालेख को भी कई भागों में बांटा गया, वो आगे देखेंगे। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को, शिलालेखों को खुदवा कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया, समझ गए होंगे। शिलालेख ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि में, कौन कौन लिपि में था, ब्राही लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, ग्रीक लिपि में। अशोक ने शिलालेखों को पता सर्वप्रथम टी पेंथसेलर ने तथा लगा, इसे पढ़ने का सर्वप्रथम सफलता जेम्स फ्रिक को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछेगा कि अशोक के शिलालेख सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स फ्री से। डेट नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि अशोक का शिलालेख कौन कौन लिपि में था, ब्राह्मी लिपि। और यहां से देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता है, याद रखिए ट्रिक मैं बताता हूँ। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, पहले क्या है बाएं, बाएं से दाएं। इसके उल्टा होता है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। ये क्लियर हो गया, याद रखिएगा। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ये चारों लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया था। आगे, और अशोक के शिलालेख को क्यों पढ़ा था, याद रखिएगा जेम्स प्रिसेप। अगला,
मौर्य वंश के उत्तराधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इसकी संख्या कितना था? 18। मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी सबसे बड़े अधिकारी होता था मौर्य वंश में, याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता था? तीर्थ। क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, मौर्य वंश के सबसे उत्तराधिकारी डैश है, तो तीर्थ है। पूछेगा कि तीर्थ की संख्या कितना थी, तो 18 याद रखिएगा। अच्छा कोटिल, ये देखिए कोष्ट में लिख दिया है चाणक्य, और आपको बता चुके हैं कोटिल, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र तथा मेगास्ट्रीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य की विशेषता जानकारी मिलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक के थे, कौन थे? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश से। और अर्थशास्त्र में किससे जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की। ठीक है। उसके बाद इंडिका नामक पुस्तक से किसकी किसकी विशेषता मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य की। इंडिका नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से। उसके बाद और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? यहाँ तो नहीं है, तो आपको बता चुके मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपको बता चुके हैं, मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे अब यहाँ पे है मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण का यमन। मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण ग्रीकों बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के ग्रीकों ने किया, और इन्हें हिंद, यमन और इंडो ग्रीक नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी हिंदी यमन शासकों में मिनांडर सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उसकी राजधानी साकल थी। तो मिनांडर यानी हिंद यमन शासकों में सबसे शक्तिशाली कौन था? सार्विक, मिनांडर। उसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। हिंदी यवन को और किस नाम से जानता है? इंडो ग्रीक के नाम से। ग्रीक का मतलब होता है, देखिए ग्रीक, ग्रीक का मतलब है होता है यूनान, इंग्लिश शब्द है ग्रीक, याद रखिएगा। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर, प्रसिद्ध बौद्ध संगीति जो था, यानी प्रसिद्ध बौद्ध संगीत दार्शनिक जो था नागसेन, नागसेन एक गुरु था बौद्ध धर्म का। अब मिनांडर, मिनांडर जिसका नाम था मिलिंद के द्वारा वाद विवाद यानी बातचीत जो करता था, विस्तृत वर्णन मिलिंद अपनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पनो नामक ग्रंथ में है। ये मिनांडर जो राजा था उस समय, ये राजा क्वेश्चन करता था, ये नागसेन, ये बौद्ध धर्म का नागसेन, ये इसका जवाब देता था, और इसी को एक लिखते लिखते एक प्रकार का बुक बन गया जिसका नाम रख गया मिली पधो। और मिलिंद पनो ग्रंथ पूछेगा किससे संबंधित है, याद रखिएगा नागसेन और मिनांडर से। ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है, जब बीपीएससी सब हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन था, डाल देता है कि नागसेन और मिनांडर के वाद संवाद किसमें लिखा हुआ है? मिलिंद पनो में, मिलिंद पनो ग्रंथ में लिखा हुआ है। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वप्रथम सोने का सिक्के, अब यहाँ पे देखिए, इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्के और लेख युक्त सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के, लेख युक्त सिक्के किसने जारी किए? याद रखिएगा इंडो ग्रीक। उसके बाद विभिन्न ग्रहों का नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने का कला, संवत तथा सप्ताह का 7 दिन विभाजन यूनानियों ने ही भारत को सिखलाया। उसके बाद आगे आता है शक, उसके बाद आता है आपको शक। तो शक देखिए, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ का निवासी थे? याद रखिएगा मध्य एशिया के। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख था, रुद्रदामन बहुत प्रचलन में था। जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख मिलता है। रुद्रदामन के प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कहेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो रुद्रदामन प्रथम। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि रुद्रदामन, दूसरा क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का सिर्फ पूछेगा निर्माण किसने करवाया? ये तो पुनर्द्वार करवाया। पुनर्द्वार मतलब उसका मरम्मत, याद रखिएगा। मरम्मत तो करवाया रुद्रदामन, लेकिन इसका निर्माण क्या किया था? तो आप याद रखिएगा मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता सुदर्शन झील कहाँ है? तो याद रखिएगा कश्मीर में। आगे पल्लव पार्थियन,
पल्लव मूलतः पार्थिया के निवासी थे, इसीलिए इसमें लग गया पार्थियन। और पल्लवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। सिख ईसाई ये सब धर्म है ना, हम लोग को पता है। आप लोगों को पल्लवों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक को गोंदोफर्निस, उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस था। चलिए अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश आता है। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण किससे संबंधित है, याद रखिएगा, यूची जनजाति से। पश्चिमी चीन से भारत आए कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये कहाँ से आया था, पश्चिम भारत से आए कनिष्क कुषाण वंश के सबसे क्या था, प्रसिद्ध शासक था। यही कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ वो संगीत हुआ था प्रथम ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया था। शक संवत कब शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत 58 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कनिष्क के पुरुषपुर यानी पेशावर जिसको बोलता था अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क पूछेगा कहाँ पे राजधानी बनाया, पुरुषपुर या पेशावर। मथुरा कनिष्क के द्वितीय राजधानी थे। पहला राजधानी पेशावर थी कनिष्क का, द्वितीय राजधानी कहाँ थी, मथुरा। कनिष्क का पूछेगा कनिष्क का दूसरा राजधानी कहाँ थी, मथुरा। पहला राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। अब यहाँ पे है आपको कि कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। अपना ही नाम से कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, कनिष्क ने। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और कहाँ पे, कुंडलग्राम कश्मीर में। देखो आ भी गया यहाँ पे। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ तो पूछेगा, तो कनिष्क के शासनकाल में। और प्रथम ईस्वी में हुआ था। ईस्वी तब से क्या हुआ था, शुरू हो गया था। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। गुप्त साम्राज्य देखिए यहाँ पर, गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन उसके पहले श्रीगुप्त ने 240 से 285 तक, घटोत्कच ने 280 से 320 तक शासक के रूप में उल्लेख किया। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है उसको पहले सबसे पहले देखिए कि गुप्त वंश का पूछेगा कि संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश कब से कब तक चला, तो 240 से लेके 285 ईसा पूर्व तक। नहीं, श्रीगुप्त शासन करता है 240 से 285 तक। अगला, गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला देखिए, अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। 320 में गुप्त संवत का शुरुआत की। और कब गुप्त वंश का शुरुआत कब की चंद्रगुप्त प्रथम, पूछेगा कि गुप्त वंश का गुप्त संवत कब किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की शुरुआत कब की थी, 322 ईस्वी में। अगला, और उसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। कहेगा निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। या डायरेक्ट दे देता है, वंश भी दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, यानी सब यही सब काम करता था। दूसरे राजा की बेटी से, बहन से शादी कर लेता था और वहाँ का राज अपना बोलता था, ये रब राज दे दीजिए अब हमको, ले लेता था। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। किससे विवाह किया था ये, कुमार देवी से। सुंदर स्त्री मिल जाता था और राजपाट मिल जाता था। इसीलिए राजा सबका एक एक दर्जन, आधा आधा दर्जन, 5-5 गो एकदम पत्नी रहता था। अपना शान शौकत में ये लोग जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, समुद्रगुप्त आता है 335 से लेकर 375 शासन करता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन किया। क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली था और गुप्त वंश में ये समुद्रगुप्त बहुत हाहाकार मचाया हुआ था, और इसीलिए इसे भारत के नेपोलियन कहा जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। और समुद्र यहाँ से
समुद्रगुप्त के विजयों और उनके बारे में जानकारी के स्वरूप उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रशासित इलाहाबाद स्तंभलेख से मिलता है। यानी समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी किससे मिलता है? इलाहाबाद के स्तंभलेख से मिलता है। और ये समुद्रगुप्त का पूछेगा दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंघल, यानी श्रीलंका भी बोलते हैं, पहले इसका नाम था सिंघल, के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया। और समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंघल, श्रीलंका के राजा कौन था? मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर स्थापित किया। और समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत प्रेमी थे गुप्त वंश का शासक? समुद्रगुप्त। क्यों इसको संगीत प्रेमी बोला गया? क्योंकि बीना बजाते हुए अपने सिक्के दिखाया। इसके शासनकाल के सिक्के पता चला कि ये संगीत प्रेमी थे। और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक के समय बीना बजाते हुए सिक्के का पता चला है? तो समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक का काल गुप्त काल के साहित्य की कला और स्वर्ण काल कहा जाता है। अच्छा, इसे साहित्य कला और स्वर्ण काल इसलिए कहा गया क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये साहित्य को, कला को और स्वर्ण काल इसलिए किया गया, ये सब चीज को बढ़ावा दिया, इसीलिए इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य कला और स्वर्ण काल कहा जाता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के शासक में को के समय साहित्य कला और स्वर्ण काल चरम पर था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों को पराजित कर विक्रमादित्य द्वितीय को उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। कहेगा क्वेश्चन इस तरह सेट करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी का नाम है विक्रमादित्य। अगला कहेगा निम्नलिखित में से कौन शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और क्या चलाया था? ये चांदी का सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से लेके 412 तक रहा, यानी 13 वर्ष तक ये शासन किया। उसके बाद ह्वेनसांग भी आता है, इत्सांग भी आता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहेगा फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान किसके दरबार में आया था? इसी का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान कब आया था? 399 से लेके 412 ईस्वी। फाहियान कितने वर्ष तक भारत में रहा? याद पूछेगा तो याद रखिएगा 13 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी। किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्योंकि विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एक ही नाम है, नवरत्न कहा जाता था। अच्छा, इसके अलावा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि नवरत्न ये विक्रमादित्य के अलावा और कौन शासक सब रखते थे? उसका नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब देखेंगे आप लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं। उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह का आदि शामिल थे। नवरत्नों में कालिदास था, अमर सिंह था और भी बहुत सारा शासक था। उसके बाद आता है कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 से लेके 455 तक शासन करता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त प्रथम। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त प्रथम, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा। प्रथम भी दे देगा, डायरेक्ट भी देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 तक। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम प्रतापी शासक गुप्त वंश का कौन था? स्कंदगुप्त। किसने हुनों पर आक्रमण पर विफल किया? स्कंदगुप्त। उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही परवर्ती सुंदर झील का निर्माण करवाया। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद रुद्र दामन प्रथम ने किया मरम्मत। फिर उसके बाद ये स्कंदगुप्त भी सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाता, फिर मरम्मत कराता। दो गो शासक मरम्मत करवाया, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। उसके बाद गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम तथा जिसका प्रशासन ग्रामीण होता था और इस गौों को मिलाकर पेठ बनते थे। और भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल
मंदिरों का जो प्रचलन हुआ, मंदिर बनाना, अभी जो मंदिर आप लोग देख रहे हो, ये गुप्ते काल से धीरे धीरे प्रचलन में आया। और मंदिर का आपको पता चुके कितनी शैली में, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में धर्मी शैली, और मध्य भारत में वेसर शैली। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है ये। देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है, 10 अवतार वाला मंदिर, वो गुप्त काल का सबसे मतलब कि चिन्ह है कि कितना मंदिर पे इस पे गुप्त काल में काम किया गया था, कितना मतलब चाहत थी। चलिए, गुप्तकालीन बौद्ध गुफाओं का मंदिर को अजंता, बाघ की गुफाओं का प्रमुख गुप्त शासकों राज की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। अच्छा, गुप्त काल के समय पूछ सकता क्वेश्चन कि राज की भाषा क्या थी? संस्कृत। एगो और क्वेश्चन है कि पूछेगा कि मुगल काल में राज की भाषा क्या थी या दरबारी भाषा क्या थी? याद रखिएगा, फारसी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। लेकिन गुप्त काल में आधिकारिक भाषा थी संस्कृत, याद रखिएगा। गुप्त काल में भाग में भोग राजस्व कर था। भाग उपज का छठा हिस्सा होता था, जबकि भोज सब्जी फलों पर दी जाती थी। कर एक प्रकार का, आप सोचो, टैक्स लेता था गुप्त काल में, एक प्रकार का, जिस तरह भी हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं सारा टैक्स, उसी प्रकार ये जो लेता। राजस्व कर था उपज का छठा भाग, यानी मान लो कि 6 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल उसको देना पड़ेगा। और सब्जी पे जो कर लगाता था उसको भोग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भोग। जो नहीं, सॉरी, ये उपज का जो छठा भाग उसको भाग बोला जाता था, सब्जी पे जो कर लेता था उसको भोग बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद है पुष्पभूति वंश। तो हम लोग पुष्पभूति वंश इससे आगे वाला वीडियो भी करेंगे। और शायद लग रहा है अगला वीडियो लास्ट होगा, उस वीडियो करा के मैं इसका सारा का ऑब्जेक्टिव करूंगा। और देखिएगा आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, कितना ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, कितना आप में इम्प्रूवमेंट होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा क्या किस तरह का त्रुटि है, तो मैं आगे उस त्रुटि को दूर करते जाऊंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, और शुरू से अंत तक सीरीज बाय सीरीज वीडियो देखिएगा, तो देखिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वैसे मैं अभी तो ये सक्षमता एग्जाम जो शिक्षक का होने वाला, वो अभी PSC 3.0 पे वर्क कर रहा हूँ। बाकी ये सब देखिए, जितना भी एग्जाम है, सब एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थ्योरी हुआ आपको। उसके बाद जो भी एग्जाम आगे में देने वाले हैं या अभी दीजिएगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इसको जब एक एक लाइन को क्लियर करते जाते हैं, देख वीडियो लंबा ना हो, तो इसीलिए मैं अगला वीडियो फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर का वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। चलिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू, ऑल ऑफ यू।